क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी साइंस की पाठ्यपुस्तक है अन्वेषण, जिसमें चैप्टर नंबर है दूसरा, कोशिका जीवन की निर्माण इकाई। आइए इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं इस वीडियो के। प्रश्न पहला है, कोष्टक में दिए गए संकेतों के आधार पर निम्नलिखित युग्मों के बीच अंतर स्पष्ट करें। पहला है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन और कोशिका भित्ति सेल वॉल। यहाँ पे देखिए संकेतों के आधार पे ये कोष्टक में दिए गए, यानी हमें पारगम्यता के गुण के आधार पे ये दोनों का हमें अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर पारगम्यता के आधार पर। उत्तर हम ऐसे करेंगे, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है जबकि कोशिका भित्ति पूरी तरह से पारगम्य होती है। इसका मतलब है ये पदार्थों का चयन करती है कि कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे कौन से बाहर जाएंगे। ठीक है, सभी पदार्थों को आवागमन के लिए ये लागू नहीं करती, इसलिए इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली। जबकि कोशिका भित्ति में ऐसा नहीं होता, बल्कि जो सारे पदार्थ हैं वो अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, यानी पारगम्य होती है पूरी तरीके से। यही दोनों में अंतर हो गया पारगम्यता के आधार पे। दूसरा है देखिए, रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। हमें अंतर स्पष्ट करना है इनके संरचना के आधार पर। उत्तर हम ऐसे करेंगे, RER यानी खुरदरी, इसको बोलते हैं रुक्ष। अंतर्द्रवी जालिका के सतह पर राइबोसोम होते हैं, जिसके या क्या होती है खुरदरी दिखती है, तभी इसको बोलते हैं खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। और इसके विपरीत चिकनी जालिका जो है SER पर राइबोसोम नहीं होते, अतः ये चिकनी दिखती है। तो ये इसके स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पे ये हमने अंतर स्पष्ट कर दिया। तीसरा है हरित लवक और वर्णी लवक। हमें अंतर करना है वर्णक के आधार पर। देखिए लवक दो प्रकार के हो गए, एक होता है हरित लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक। हरित लवक में क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में प्लांट के भोजन बनाने में ये मदद करता है, यानी इससे ही भोजन बनता है। ठीक है, हरित लवक। और दूसरा होता है वर्णी लवक। इसका काम है प्लांट में जो पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ ये फल होते हैं फूल होते हैं, उनका जो रंग निर्धारण होता है, हरे रंग को छोड़कर लाल पीला जितने भी रंग होते हैं, तो वो वर्णी लवक के कारण ही होते हैं। तो इसका अंतर हम करेंगे, हरित लवक में हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि वर्णी लवक में लाल पीला नारंगी रंग होते हैं, हरे को छोड़कर, जो फलों और फूलों के रंग प्रदान करते हैं। तो ये भी हमने अंतर स्पष्ट कर दिया वर्णक के आधार पे। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, दो समान जंतु कोशिकाओं को अलग अलग विलयनों में रखा जाता है। दो अलग अलग विलयन में रखा जाता है। कोशिका X को शुद्ध जल में रखा जाता है, कोशिका Y को नमक के सांद्र विलयन में रखा जाता है। कुछ समय पश्चात कोशिकाओं का अवलोकन किया जाता है कि कोशिका X फूल जाती है और कोशिका Y संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त अवलोकन का सही स्पष्टीकरण है? ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसका हमारा सही विकल्प होगा ये तीसरा। कोशिका झिल्ली के माध्यम से जल कोशिका X में प्रवेश करता है, जिसमें कि शुद्ध होता है। ठीक है, और Y कोशिका के बाहर निकल जाता है, चला गया। तो व्याख्या अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, शुद्ध जल कोशिका के अंदर, देखिए अंदर द्रव की तुलना में अल्प पराशरी होता है, इसलिए जल परासरण कोशिका X में प्रवेश करता है, वो फूल जाती है। और नमक का जो सांद्र विलयन होता है अति परासरणी होता है, इसलिए Y जल बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, हालांकि हमें व्याख्या नहीं करनी है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तीसरे में देखिए क्या करना है, चित्र 2.20 में एक कोशिका का चित्र देखिए, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क से छ तक चिन्हित भागों को पहचानना है हमें, और नीचे दिए गए कार्य को उसके सही मिलान करना है। जो भाग हम पहचानेंगे उसका कार्य यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए पहले समझिए इसको कैसे हम मिलाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये जो ऑरेंज कलर का ये आकृति देख पा रहे हैं से ये क पार्ट में, ये क्या है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो इसका हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा दूसरा कोशिकीय श्वसन का स्थल। ठीक है, जो ऊर्जा ये स्टोर करता है ATP के रूप में।
तो ऐसे हम मिला लेंगे। पहले आपको लिखना है कोशिका का भाग, यहाँ पे संबंधित कार्य। तो का तो हो गया माइक्रोकॉन्ड्रिया, इसका कार्य हमने लिख दिया दूसरा कोशिकीय श्वसन स्थल हो गया। इसके बाद खा, ये जो आप देख रहे हैं पिंक रंग वाला पिंक पार्ट, इसको बोलते हैं केंद्रक। इसका काम है पहला कोशिका की सभी गतिविधियाँ, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको नियंत्रित करना, वही तो काम होता है केंद्रक का। ठीक है। ग पार्ट में है गाल्जी उपकरण, कहाँ है ये ग पार्ट में है, ठीक, आसमानी ब्लू वाला। तो गाल्जी उपकरण का जो कार्य होता है ये होता है 6 नंबर। 6 नंबर अंतर्द्रयी जालिका से प्राप्त सामग्री को पैक करना और संग्रहित करना, स्टोर करना। ठीक है। इसके बाद देखिए क ख ग, घा पार्ट में है आपका ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, हरित लवक। हरित लवक का हो गया 7 नंबर। 7 नंबर देखिए भोजन निर्माण में सहायता करना, क्लोरोफिल पाया जाता है तभी तो प्लांट भोजन बना पाते हैं हरित लवक की उपस्थिति के कारण। इसके बाद है गा। गा देखिए ये है हमारा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहाँ है, ये बाहरी आवरण देख पा रहे हैं आप, ये कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली का क्या काम होता है, कोशिका के अवयवों को परिवेश से अलग करना। ठीक है। तो ये हो गया चौथा, ये हम लगाएंगे। इसके बाद है आग, देखिए चा, कोशिका भित्ति जो प्लांट सेल में पाई जाती है, तो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना, ये हो गया 5वां ये वाला। इसके बाद है देखिए आखिरी रसधानी, ये हो गई रसधानी, ये बड़ी जो बड़ी थैली नुमा देख पा रहे हैं ये ब्लू, ठीक छा। तो इसका क्या काम है, इसका काम है तीसरा भंडारण कोशिकांग, जो कोशिका को दृढ़ता भी प्रदान करता है। ठीक। तो इस तरीके से हमने इसको काफ़ी अच्छे से मिला लिया। अगला सवाल चौथा है, निम्नलिखित में से कोशिकांगों के कौन से युग्म दिए गए वर्गों में सही सुमेलित हैं। यानी जो सही है वो टिक हमें मारना है, जो गलत है उसको छोड़ देना है बस। यहाँ पे प्लांट सेल, यहाँ पे जंतु सेल, एनिमल कोशिका। तो ध्यान देना है प्लांट सेल में क्या क्या पाई जाती हैं और जंतु कोशिका में क्या क्या पाई जाती हैं, ये समझ जाएंगे आप कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्लांट सेल में अवर्णी लवक क्या ये पाए जाते हैं, उपस्थित, देखिए बिल्कुल पाई जाती हैं। प्लांट सेल में लवक तो पाई जाती हैं, तभी तो फूलों का रंग देखिए वर्णी लवक वर्णक के कारण लाल पीला होता है और क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में, ये तो पाए जाते हैं अवर्णी लवक। अब यहाँ पे देखेंगे जंतु कोशिका में अनुपस्थित, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। कोशिका भित्ति, बिल्कुल सही बात है, कोशिका भित्ति तो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ये तो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो ये तो पहला सही हो गया। दूसरा पादप कोशिका में उपस्थित, माइक्रोकॉन्ड्रिया तो होता है प्लांट सेल में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित, क्या जंतु कोशिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता, ये तो गलत हो गया, ये तो पाया जाता है लेकिन यहाँ पे अनुपस्थित में डाल दिया गया इसको। ठीक है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ये तो पाए जाते हैं लेकिन ये अनुपस्थित में इसको तीनों को डाल दिया गया है। तो ऐसे हम देखें ये गलत हो गया, तो हमें तो सही का चयन करना है, ये पहला सही हो गया। बात समझ में आ गई। तो आंसर हम ऐसे करेंगे, पादप कोशिका में अवर्णी लवक पाए जाते हैं यहाँ पे, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, इसलिए सही पहला जो विकल्प है वो सही हो गया हमारा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 5 नंबर सवाल है, काफ़ी ध्यान से इसको देखना है। 2 विद्यार्थी रेणु और रोहित लवकों पर चर्चा कर रहे हैं। किस पे? लवक पर चर्चा कर रहे हैं। रेणु इस बात पर बल दिया कि पौधों के सभी भागों में, यहाँ तक कि जड़ों में भी लवक होते हैं, ये रेणु कह रही है। जबकि रोहित इस कथन से सहमत नहीं है, वो सहमत नहीं है। और बताया, किसने बताया? रोहित ने बताया कि पादप के प्लांट के जड़ों में लवक अनुपस्थित होता है, क्योंकि जड़ें भूमिगत होती हैं, अंधेरे में होती हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती। कौन सही है? उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें सही बताना है किसका कथन सही है। ठीक है, कि रेणु बोल रही है कि प्लांट के सभी भागों में लवक पाए जाते हैं, जबकि रोहित बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता, जड़ में नहीं पाए जाते हैं। क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे उत्तर करने से पहले थोड़ा समझ लीजिए।
लवक जो है ये प्लांट के, जैसे कि हरित लवक हो गया, ये तो पत्तों में पाए जाते हैं। इसका काम, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने में मदद करता है। पत्तियों में पाए जाते हैं। लेकिन एक लवक भी होता है जो इसको बोलते हैं वर्णक, यानी अवर्णीय लवक। ये जड़ों में भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो स्टार्च के रूप में मौजूद है, जैसे कि आलू में। ठीक, इसका मतलब रेणु का कथन बिल्कुल सही है, लवक चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर हम ऐसे करेंगे, रेणु का कथन सही है। पौधे के सभी भागों में लवक पाए जाते हैं, लेकिन हर भाग में एक ही प्रकार का लवक नहीं होता। जड़, देखिए यहाँ पे, जड़ जैसे अंधकार भागों में हरित लवक नहीं पाया जाता, बल्कि आवर्णीय लवक पाया जाता है, जैसे कि आलू में स्टार्च के जड़ों में। बात समझ में आ गई? तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद 6 नंबर सवाल है, माइक्रोकॉन्ड्रिया और हरित लवक एक प्लांट सेल के दो महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं। विवेचना कीजिए कि ये दोनों कोशिकांग रचनात्मक और कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से किस प्रकार समान और भिन्न है। जो समानताएं हैं वो बतानी है, जो अंतर है वो भी हमें बताना है। चलिए देखिए, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे है माइक्रोकॉन्ड्रिया की संरचना और यहाँ पे दी गई है हरित लवक की संरचना। तो सबसे पहले देखिए समानताएं क्या है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है और हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे भीतरी झिल्ली है और ये बाहरी झिल्ली है, यानी डबल झिल्ली, एक बाहरी, एक ये भीतरी और बाहरी। और इसमें देखते हैं, इसमें भी होता है बाहरी भीतरी, तो दोनों में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, दोनों में डीएनए पाए जाते हैं। अभी तक हमने ये देखा। अब इसके बाद देखिए, अब देखेंगे राइबोसोम। देखिए इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया में, और ये हो गया हरित लवक, इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो हमने क्या समझा? तो समानताएं हम ऐसे करेंगे, देखिए समानताएं लिखेंगे, झिल्ली, समानताएं दोनों दोहरी झिल्ली से घिरी है, अभी हमने देखा। और अनुवांशिक पदार्थ दोनों में होते हैं, डीएनए, राइबोसोम दोनों में उपस्थित होते हैं, प्रोटीन निर्माण दोनों में होता है। ठीक है, बस हो गया। अब अंतर हम स्पष्ट करते हैं। अंतर हम ऐसे करेंगे, माइक्रोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन हरित लवक सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। पहला तो अंतर हो गया। माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल नहीं होता, जबकि हरित लवक में होता है। यह कोशिकीय श्वसन का स्थल है माइक्रोकॉन्ड्रिया, जबकि ये प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है, स्टोर करता है। देखिए एटीपी क्या होता है, ये ऊर्जा की एक इकाई मानी जाती है। हमारे पास धन किस रूप में होता है? धन हमारे पास रूप में होता है कागज़ के करेंसी के रूप में, कागज़ के नोट के रूप में ही तो होता है। रुपया पैसा सिक्कों के रूप में होता है। ठीक एग्जैक्ट जो ऊर्जा की इकाई है, यूनिट एटीपी के रूप में होती है। ठीक है, और ये सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाता है। बस हो गया, समझ में आ गया कंप्लीट आपको। 7 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कोशिकांगों के कौन कौन से जोड़े में डीएनए होता है? तो एक होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए, ये तो हमने देखा माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, और केंद्रक में भी होता है। ठीक, इसमें गुणसूत्र होते हैं जो माता पिता के लक्षणों को डीएनए के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं। तो केंद्रक में भी होता है डीएनए। तो इस तरीके से हमारा ये विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 8 नंबर सवाल है, एक शोधकर्ता ने एक प्रयोग किया जिसमें कि उसने समान आकार के 2 गाजरों का उपयोग किया। उसने एक गाजर को साधारण जल में और दूसरी गाजर को साद्र विलयन में रखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए साधारण जल है और ये साद्र विलयन है चित्र में, और 24 घंटे पश्चात अवलोकन करता है। पहला इसमें सवाल है, वह इस प्रयोग के माध्यम से कौन सी परिकल्पना का परीक्षण करना चाहती है? तो ये देखना चाहती है कि ये गाजर के अंदर जो पानी है साधारण जल है, और गाजर के बाहर जो वहाँ पे नमक का घोल है, तो ये परासरण देखना चाहती है। ठीक है, तो साधारण जल में जो जल है वो गाजर फूल जाती है। ठीक, गाजर के अंदर जल चला जाता है, और ये नमक युक्त जल में जो गाजर के अंदर का पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे वो सिकुड़ जाती है। ठीक, जैसे कि परासरण होता है, वह प्रक्रिया होता है जिसमें कि जल अधिक यानी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले की ओर गति करते हैं। तो नमक में जो नमक की सांद्रता अधिक है और गाजर में तो नमक की मात्रा काफ़ी कम है,
तो कम से अधिक ही हो जाएगा, यानी सारा पानी बाहर निकल गया। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे पहले का। शोधकर्ता यह परीक्षण करना चाहती है कि वो बाहरी विलयन की सांद्रता के कारण पादप कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल का प्रवेश या निकास होता है। ठीक, साधारण जल कोशिकाएं ग्रहण करती हैं, वह नमक वाले जल कोशिकाएं जल खो देती हैं। अब इसके बाद इस प्रयोग में सुधार के लिए क्या सुझाव देंगे? तो सुझाव हम ऐसे देंगे, देखिए दूसरे में, प्रयोग शुरू करने से पूर्व दोनों गाजरों का भार मापना, बराबर समय और एक ही तापमान पर रखा जाए। इसके बाद तीसरा, साधारण जल में रखी हुई गाजर कठोर कड़क रहती है, जबकि नमक के साथ विलयन में रखी हुई गाजर रबर जैसी लचीली और नरम हो जाती है। तो इसका कारण देखिए है कि गाजर की कोशिकाओं से परासरण के कारण जल बाहर निकल जाता है, जिससे कि कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं और दृढ़ता खो जाती है, इसलिए नरम और लचीली हो जाती हैं। और इसके विपरीत साधारण जल में जो जल है गाजर की कोशिकाओं के भीतर प्रवेश करती है, वो कठोर हो जाती हैं। इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल है, जीवाणु और जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित संरचना की उपस्थिति या अनुपस्थिति इंगित कीजिए। यहाँ पे संरचना है कोशिका की, जीवाणु कोशिका और जंतु कोशिका। ये हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका, जीवाणु कोशिका अर्धविकसित। ये हो गई जंतु कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो यहाँ पे गुणसूत्र जो है ये जीवाणु कोशिका में क्या पाया जाता है? नहीं पाया जाता। देखिए जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र मिलता है, ठीक है, जंतु कोशिका में भी मिलता है। केंद्रक इसमें नहीं होता, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, गाल्जी उपकरण भी नहीं होता, ये वर्णी लवक भी नहीं होता। इसमें केंद्रक होता है, विकसित होती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी होता है, गाल्जी उपकरण भी होता है। वर्णी लवक जंतु में कोशिका में नहीं, लेकिन प्लांट सेल में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 10 नंबर सवाल है, काफ़ी ध्यान से समझना है इसको। निम्नलिखित प्रयोग कीजिए। छिले हुए आलू के 4 आधे आधे भाग लीजिए और प्रत्येक आलू में खोखला करके कप आकार बनाइए। इनमें से 1 कप उबले हुए आलू से बना होना चाहिए। 4 हम बनाएंगे, 3 जो है ये कच्चे आलू और 1 उबला हुआ आलू का कप बनना चाहिए। प्रत्येक आलू के कप को जल में भरे बीकर में रखिए। देखिए यहाँ पे चारों को जल से भरे एक बीकर में रखा गया है। अब प्रयोग को निम्न प्रकार से व्यवस्थित कीजिए। देखिए पहला है, कप ए खाली रखिए, ये कप ए है, ठीक। ये जो है कच्चा आलू ही है, इसको खाली रखना, इसमें कुछ भी नहीं डालना है, लेकिन ये जल में है। कप खा में 1 चम्मच चीनी डालिए, इसमें चीनी डाल दिया गया है। कप का में 1 चम्मच नमक डालिए, इसमें नमक डाल दिया गया है। और कप घा ये उबला हुआ आलू है, इसमें चीनी डाल दिया गया है। अब सवाल देखिए यहाँ पे, कप खा और गा खोखले भाग में जल क्यों जमा होता है? किसमें जल जमा होता है? जिसमें चीनी और नमक है, खा में और गा में। ये परासरण के कारण जमा होता है। परासरण क्या होती है? जल देखिए ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। इसका क्या मतलब है? सांद्रता मतलब है किसी विलयन में किसी विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी घुली हुई है, वो उसकी सांद्रता हो गई। जो देखिए यहाँ पे आलू का कप है, कच्चा आलू है, उसमें चीनी डाल दिया गया है। तो चीनी की मात्रा कप के अंदर है कि बाहर है? तो इसकी सांद्रता चीनी की मात्रा जो है कप में है। कप के बाहर तो चीनी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो चीनी की मात्रा कम है तो कम से अधिक की ओर ये पानी गमन करेगा, जहाँ पे इसकी सांद्रता ज़्यादा है, इसीलिए ये बाहर का पानी अंदर चला गया। और ठीक यही बात लागू होता है नमक पर भी। देखिए कप में नमक में इसकी सांद्रता ज़्यादा है नमक की, और बाहर नमक की सांद्रता कम है, तो कम से ज़्यादा की ओर ये पानी क्या होगा, इस पारगम्य झिल्ली जो है, यानी इसकी कोशिकाओं द्वारा, आलू की कोशिकाओं द्वारा, ये पारगम्य झिल्ली द्वारा कार्य करती, सारा पानी उसके अंदर चला जाएगा। और ये तो हो गया। और इसके बाद देखिए जमा होता है, इसका आंसर हम करेंगे। इस प्रयोग के लिए का क्यों आवश्यक है? तो का सिर्फ सूचक है, जांच करने के लिए है कि आलू के कारण पानी नहीं आता, बल्कि उसमें रखे हुए पदार्थ के कारण आता है, जैसे नमक और चीनी के कारण। ये दिखाने के लिए है बस, ठीक। तो आइए आंसर लिखते हैं। पहला जो सवाल इसमें है, कप खा और गा के खोखले भाग में जल क्यों जमा होता है? तो कप खा और गा में नमक और चीनी का विलयन है।
आलू की कोशिकाएं पारगम्य झिल्ली से पराशरण द्वारा जल भरता है। ठीक है, सांद्रता में अंतर होने के कारण। ये पहला हो गया। इस प्रयोग के लिए का क्यों जरूरी है? ये का क्यों जरूरी है? तो सिर्फ दिखाने के लिए है। कब का यह सिद्ध करता है कि जल केवल आलू के कारण नहीं बल्कि खोखले भाग में रखी सांद्र पानी या नमक के कारण होता है। चीनी या नमक के कारण होता है। सांद्रता का अंतर हो जाता है जो परासरण क्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाती है। तीसरा है, स्पष्ट कीजिए कि कब का और घा खोखले भाग में पानी क्यों नहीं इकट्ठा हुआ। उबला है तो पानी, लेकिन इसमें पानी नहीं आया, ये तो पहले से खाली है। तो आंसर हम लिखेंगे ऐसे, कप का में नमक या चीनी नहीं है, सांद्रता के लिए आवश्यक है, तभी तो यह परासरण क्रिया होगी, इसलिए खाली है तो नहीं गया। और कप घा में उबला हुआ आलू जो है कोशिकाएं मर गई हैं, डेड कर गई हैं, क्योंकि उसको उबाल दिया गया है। तो यहाँ पे पारगम्यता जो है वो झिल्ली नहीं है, वो तो मर चुकी है, तो कोशिकाएं मर गई, इसीलिए उसमें पानी नहीं जमा हुआ, उसमें चीनी रखने के बावजूद भी। ये पूरा आंसर आपको समझ में आ गया होगा तीनों। इसके बाद 11 नंबर सवाल है, उस युग्म की पहचान कीजिए जो कोशिकांग और उसके कार्य के साथ सम्मिलित नहीं है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण है, बिल्कुल सही बात है। लाइसोसोम में देखिए बाहरी पदार्थ को पाचित करने की क्षमता होती है, आत्महत्या की थैली भी इसको बोलते हैं, ये भी है। चिकनी अंत प्रदेश जालिका लिपिड का संश्लेषण करती है लेकिन सेलुलोज का नहीं करती है। इसका मतलब ये जो दूसरा है ये सही नहीं है, ये दूसरा विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए 12 नंबर, यदि किसी सुकेंद्रिक कोशिका में से सभी माइक्रोकॉन्ड्रिया निकाल दिया जाए तो आप किस परिणाम की आशा करते हैं? अगर निकाल दिया जाए तो कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन पूरी तरीके से रुक जाएगा और कोशिका की मृत्यु हो जाएगी।